हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 05 लेसन 5 हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन फोकस हुआ वो कृषि उद्भव, जिसमें हम जानेंगे कि भारत के अंदर में कृषि व्यवस्था की शुरुआत किस प्रकार से हुई, पशुपालन और शिल्प उत्पादन। इसमें हम ये जानेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर में इनका क्या रोल था, किस प्रकार से ये बूस्टअप करती थी अर्थव्यवस्था को उस टाइम पे, आरंभिक समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ हम सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता का नगरीय सभ्यता, ठीक है, नगरीकरण, उसको हम जानेंगे, जिसके लिए हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है अपने नगरीकरण के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं अपने लेसन के बारे में, क्योंकि अगर हमें थोड़ा सा बेसिक पता होगा तब हमें लेसन को समझने में आसानी होगा। तो दोस्तों MHI 05, जिसके अंदर में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे पूरे बुक के अंदर में वो भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। आज हमारा चैप्टर 5 है, ठीक है, जिसके अंदर में जो आपका चैप्टर 5 जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। तो बेसिक चीज़ें में सबसे पहले आ जाता है स्रोत, कि भैया हमें इसके बारे में पता कहाँ से चलता है, हमें किसने बताया। तो स्रोत क्या है? तो किसी भी चीज़ के बारे में जानने के दो स्रोत होते हैं, एक तो पुरातात्विक और एक साहित्यिक। तो यहाँ पे साहित्यिक स्रोत नहीं है, हड़प्पा सभ्यता का कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं मिला है। रीजन क्या है कि उस समय के लिखा हुआ या किसी और तरह के कोई ग्रंथ या फिर कोई यात्रा वृत्तांत नहीं है कि कोई यात्री वहां से आया था लिख दिया, क्योंकि बहुत पुराने टाइम की बात है। ठीक है, तो हम किस स्रोत के आधार पर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं? तो जो भी इमारतें रहीं, ठीक है, जो भी मनके रहे, जो भी मतलब अवशेष बच गए, ठीक है, किसी भी चीज का अवशेष बचा हुआ है, उसके आधार पर हमने कल्पना करके, ठीक है, कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है, इमेजिन करके हम एक स्टोरी बनाते हैं और उसको हम बताते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब ये देखो, किसी भी चीज का, अगर मान लो कोई मकान का अवशेष मिला या कोई मान लो बर्तन का अवशेष हमें मिला, तो हम टाइम कैसे बताएंगे? भैया टाइम ये है। तो एक रेडियो कार्बन प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसके तहत रेडियो कार्बन प्रक्रिया के तहत किसी भी चीज का, किसी भी पेड़ पौधे, किसी भी इमारत, किसी भी वस्तु का हम एक टाइम पीरियड का अंदाजा लगा पाते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर में ये वाली चीज रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका टाइम पीरियड भी दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आता है? इस चैप्टर के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो 3-4 टॉपिक हैं, जिसमें से पूरे क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो बनकर आता है वो नगरीकरण के ऊपर में आता है बनकर, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अपने नगरीकरण के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके दुर्ग और निचला शहर किस प्रकार से बने हुए थे, मोहनजोदड़ो के अंदर में किस प्रकार से लोग रहते थे, ठीक है, उनके नालियों का निर्माण किस प्रकार से किया गया था, स्नानागार किस प्रकार से बनाए गए थे, कुओं का निर्माण किस प्रकार से किया गया था, हौद, जो जमीन के अंदर में हौद खोदे जाते थे, उनका निर्माण किस प्रकार से किया गया जाता था। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए ही हड़प्पा सभ्यता जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो ये नगरीकरण की जो सभ्यता थी, जो वो पूरी प्रक्रिया थी, वो बहुत ज्यादा विकसित मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस बनकर आते हैं। ठीक है, दूसरा जाता है कृषि उद्भव। कृषि उद्भव के बारे में बात करें तो कहा जाता है, जो इतिहासकार हैं हमारे, इनका मानना है कि कृषि उद्भव भारत के अंदर में नहीं हुआ, ये दूसरे पड़ोसी देशों से भारत के अंदर में आया। तो कहाँ से आया? तो उज्बेकिस्तान से आया। ठीक है, मेहरगढ़ करके एक उज्बेकिस्तान में जगह है, तो इतिहासकारों का मानना है कि वहां से कृषि भारत के अंदर में आई। आगे उसके बारे में मैं बात करूंगा, डीपली समझाऊंगा आपको, तो समझ में आएगा। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे बन जाता है जो क्वेश्चन पशुपालन और शिल्प उत्पादन से। तो पशुपालन में क्या था कि जो आरंभिक लोग थे पहले शिकारी करते थे, शिकार करते थे, ठीक है, अखेट करते थे, इधर उधर जाते थे, छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते थे, फिर औजार बनाया, फिर वो ये सब किया। MHI 01 के अंदर में पहले चैप्टर के अंदर में मैंने ये पूरा पशुपालन और खाना बदोश के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको। अगर नहीं देखा है तो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ के देख लो, जिससे आपको चीजें भी, बेसिक वाली चीजें समझ में आ जाए, फिर ये वाला कनेक्ट करने में आसानी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो फिर खाना बदोश की जिंदगी से वो धीरे धीरे कुछ जानवरों को सेलेक्ट करते हैं कि किसको हम पालतू बना सकते हैं, और फिर वो पशुपालन की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं पशुपालन को लेकर। शिल्प उत्पादन, जिसमें अलग अलग तरह के पत्थरों का यूज करके पहले हथियार बनाया गया, ठीक है, औजार बनाए गए, फिर धीरे 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 करके उसको व्यापार के तौर पे भी लाया गया। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह जब एक ही तरह के पत्थर पाए गए तो ये मतलब अंदाजा लगाया जाता है कि ये शायद व्यापार का केंद्र रहा होगा। ठीक है, जिसमें व्यापार के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह बेचा गया होगा, खरीदा गया होगा, जिसके कारण से ये फैला हुआ है।
ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के अंदर में। एक रिक्वेस्ट आप सबसे ये भी है कि आप अपनी बुक लेकर बैठे साथ में, क्योंकि कई बार क्या हुआ कि मैं आपको मैप बताऊंगा तो मैंने मैप इसमें लगा नहीं रखा, तो आप अपनी बुक को लेकर बैठोगे तो आपको समझ में आएगा। MHI05 जो इग्नू की बुक है आपकी, उसको लेकर बैठे, ठीक है। और दोस्तों एक लास्ट रिक्वेस्ट ये भी, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है, क्योंकि लेसन बड़ा है, आप MA हिस्ट्री की बात कर रहे हो, ठीक है, वीडियो पे हर बार चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो अगर कहीं पे कोई डाउट आता है, कहीं पे कोई पॉइंट मेरे से छूट जाता है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बेझिझक शर्माइएगा मत। और या फिर आप दीन आपको सर्च कीजिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए और वहाँ पे जाकर आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को पहले से, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अब लेसन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस लेसन के अंदर में जितने भी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, वो सारे आपके चैप्टर के अंदर में पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट से ही आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि खाद्य उत्पादन की आरंभ कैसे हुआ, उसकी विशेषता क्या है। खाद्य उत्पादन होता क्या है, तो खाने पीने की जो वस्तु है उसका आरंभ हुआ कैसे। तो मेनली अगर जो इतिहासकार की हम माने तो गेहूं जौ, ठीक है, प्रारंभिक तौर पर सबसे पहले फसल के तौर पर गेहूं जौ को देखते हैं वो, ठीक है। फल और मांस मच्छी तो पहले से चलता आ रहा था, ठीक है। फल वो इकट्ठा करते थे, ठीक है, इधर उधर से इकट्ठा किए, ठीक है। आरंभिक समय के जो मानव थे, ठीक है, जिनसे मानव की शुरुआत हुई, तो फल वल तो इकट्ठा करके और मांस वास को इधर उधर छोटे मोटे जानवरों को मारकर, ठीक है, मछली पकड़कर वो खा लेते थे, ठीक है। पर जो उत्पादन की बात करें, खाद्य उत्पादन की बात करें, तो उसमें गेहूं और जौ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब गेहूं और जौ के लिए 3-4 चीजें की चाहिए होती है कि स्टेप चरणबद्ध तरीका होता है किसी भी चीज को करने का। अब गेहूं जौ के लिए क्या चाहिए होता है, बर्तन चाहिए होता है कि भैया गेहूं जौ को स्टोर करना या फिर उसको उसमें रखना, ठीक है, उसके लिए। दूसरा चीज क्या होता है कि भैया गेहूं जौ से आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसको आटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। आटा पीसोगे तभी तो रोटी बनाओगे या कुछ का यूज करोगे। चावल तो है नहीं कि आप उसको छीलकर फटाफट बनाकर खा लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आटा पीसना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या जाता है, रोटी बनाना। भैया अगर ये वाला चरण इकट्ठा कर लिया आपने, गेहूं मान लो बोया, इकट्ठा किया, फिर उसके बाद आपने आटा पीसा, फिर उसके बाद रोटी जाके बनाओगी, तो इस तरह से चरणबद्ध। तो एक बार में एक टाइम पीरियड के अंदर में नहीं हो गया था सब कुछ ये, ठीक है। तो मान लो कुछ समय के अंदर में ये गेहूं के बारे में उन्हें पता चला, तो गेहूं बोया उन्होंने, फिर उसके बाद इकट्ठा करने का प्रक्रिया उन्होंने किया, ठीक है। फिर कुछ समय बाद उनको समझ में आया कि इसको तो इस तरह से यूज नहीं कर सकते, इसको तो पीसना पड़ेगा, तब इसका जाके कुछ होगा। तो धीरे धीरे उन्होंने पीसा, फिर उसके बाद वो रोटी का उपयोग हुआ। तो इस तरह से एक चरणबद्ध तरीके से आपको पूरी इसके अंदर में जो भी आप पढ़ोगे खाद्य के उत्पादन का आरंभ के बारे में, तो ये सारी इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और यहीं से जैसे आप बर्तन का यूज, जो स्टोर करने के लिए बर्तन का यूज करने लगे, तो यहीं से हमें ये कहते हैं कि ताम पाषाण, ठीक है, ताम पाषाण समुदाय की शुरुआत हो जाती है। ताम पाषाण मतलब क्या, जो तांबे का उपयोग करने वाला समूह, ठीक है, समुदाय, ताम पाषाण समुदाय, जहाँ पे जो तांबे का उपयोग करते हैं, ठीक है। पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है, ताम पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर होता है, ठीक है। तो पर यहाँ पे ताम्र लगा दिया आगे में, तो तांबे का यूज करने वाला समुदाय, ठीक है। तो यहाँ से ही जो इनके बर्तन थे वो दिखने के लिए लगते हैं कि हाँ बनाना शुरू कर दिया होगा और उसमें यूज करना शुरू कर दिया होगा। अब देखो लोगों ने काश्तकारी क्यों अपनाई, ये भी एक क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पे पूछते हैं। तो काश्तकारी होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो काश्तकारी कृषि व्यवस्था को यहाँ पे ये डिनोट करते हैं कि काश्तकारी कृषि व्यवस्था को अब लोगों ने अपनाई क्यों। तो देखो सबसे पहले इसके बेसिक चीजों को जानते हैं। सबसे पहले आरंभिक जीवन की बात करें तो लोग क्या करते थे कि शिकार करते थे, छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते थे, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जिनका शिकार करके खा पी रहे थे, ठीक है। फिर लोगों ने क्या किया, घूमतू जीवन करने लगे। भैया मान लो इस जंगल में खाना नहीं है, तो अब वो आगे बढ़कर इस जंगल में जाने लगे, फिर इस जंगल में नहीं है तो इस जंगल में जाने लगे। फिर उन्होंने कुछ जानवरों को पालतू बनाया, जिसमें भेड़, बकरी, ठीक है, कुत्ता, ये सब जो जानवर है वो पालतू बने। और पालतू बनने के बाद, पालतू बनाने का रीज़न क्या था कि अगर मान लो जरूरत पड़े तो उसको खा सके और उसको साथ साथ लेकर घूम सके, इधर से उधर घूम सके। जरूरत पड़ने पे जहाँ पे भी भूख लगी, अगर मान लो खाना नहीं है उस जगह पे, तो उसी को मार कर खा लिए, ठीक है। तो इस तरह से उनका चल रहा था। तो कुछ लोग जो बार बार घूम घूम के परेशान हो गए तो क्या किए, एक जगह स्थिर हो गए। तो स्थिर हो गए तो भैया एक जगह पे तो लिमिटेड खाना मिलेगा आपको,
ठीक है, लिमिटेड पानी सब कुछ मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ कृषि व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो कृषि करने लगे लोग, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ बोया उगाया, तो उगाने के लिए टाइम देना पड़ेगा, एक जगह स्थिर होना पड़ेगा, घर मकान बना के रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब इस तरह से रहने लगे तो धीरे धीरे समुदाय बड़ा हुआ और वही काश्तकारी कहलाया। जो कृषि कर रहे थे वो काश्तकारी कहलाया। रीजन क्या था कि वो घूमतू जीवन वापस से स्टार्ट नहीं करना चाहते थे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमना चाहते थे, ठीक है, वो एक जगह स्थिरता लाने के लिए वो कृषि व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो इस तरह से काश्तकारी व्यवस्था अपनाई गई, ठीक है, समझ में आता है। आगे बात करो दोस्तों, ये जो ये चैप्टर है पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, ऑलमोस्ट मान लो आप 40 मिनट से ऊपर की वीडियो बनने वाली है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे गले में दर्द भी है, बट फिर भी मैं बना रहा हूँ 40 मिनट की, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, बुक के साथ में देखिएगा, जिससे आपको समझ में आए, नहीं तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, जो आपके बुक्स में ही थे, और आपको बस समझा रहा हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। अगली पॉइंट जो हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि समूह, ठीक है। अगर आप इसकी बात करो, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम समूह के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि भैया कृषि व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई। तो कहा जाता है कि बलूचिस्तान के बोलन दर्रे में, बोलन दर्रा, दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होते हैं उसे दर्रा बोलते हैं, ठीक है। तो बोलन दर्रे में, बलूचिस्तान के बोलन दर्रे के पास में स्थित जो मेहरगढ़ है, ठीक है, वो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी खेतिहर बस्ती के तौर पर जानी जाती है। अब खेतिहर बस्ती क्या होती है, जहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है। ध्यान से आप जब पेपर में जब इसका नाम लिखोगे तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि समूह की शुरुआत कहाँ हुई, तो बलूचिस्तान के बोलन दर्रे, दर्रा मतलब क्या, जहाँ दो पहाड़ों के बीच की जगह, दर्रे के पास मेहरगढ़ है, ठीक है, मेहरगढ़ जो भारतीय उपमहाद्वीप में ही पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पे सबसे पुरानी खेतिहर बस्ती पाई गई, ठीक है, खेतिहर बस्ती जहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है। अगर आप एक आंकड़े का मानो, इतिहासकारों के आंकड़े की मानो, तो 7000 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है, 7000 वर्ष ईसा पूर्व ये मतलब शिविर था एक तरह से, जो वहाँ पे लोग आकर रह रहे थे। जैसे जो घूमतू लोग थे, जो घूमतू थे, खाना बदोश थे, जो पशुओं को लेकर इधर से उधर जाते थे, तो मान लो वो दर्रे के पास से गुजर रहे होंगे, तो कुछ रुक गए वहाँ पे, रुक गए, रुकने के बाद उन्होंने क्या किया, शिविर बनाकर टेंट लगाकर वहाँ रहने लगे, ठीक है। तो टेंट लगा के रहने लगे, तो वहाँ पे शुरुआत क्या होता है, अगर कभी भी घूमतू जीवन जी रहे हैं तो शुरुआत क्या होता है कि संग्रहण करना या शिकार करके, छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके खाना पीना और मजे से रहना, ठीक है, ये होता है। पर धीरे धीरे वो अनाज उगाने लगे, ठीक है, खेती करने लगे, ठीक है, पालतू बनाने लगे जानवरों को, ठीक है, दालें वाले उगाने लगे, तो वहां से माना जाता है कि खेतीहर जीवन की शुरुआत हुई, ठीक है। अब ये हम उसको रिलेट क्यों करते हैं, मेहरगढ़ को, बलूचिस्तान को हम भारत से रिलेट क्यों करते हैं, यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि भैया हड़प्पा सभ्यता तो अलग है, बलूचिस्तान का मेहरगढ़ तो अलग है, तो इतना दूर दूर का रिलेट हम क्यों कर रहे हैं। तो पहली चीज, दो चीजें यहाँ पे हमें जानने की जरूरत है। पहली ये कि जो भारत की सीमा थी, प्राचीन सीमा की अगर बात करो, तो कोई सीमा जैसी चीजें नहीं थी, क्योंकि लोगों को पहले कोई बाउंड्री नहीं दिखती थी। आज के समय में बाउंड्री भैया कि दिल्ली का बाउंड्री है या हरियाणा की बाउंड्री है, दिल्ली ने अपनी बाउंड्री सील कर ली, हरियाणा ने अपनी बाउंड्री सील कर ली, ऐसा होता है, ठीक है, ये तो राज्य है, ठीक है, स्टेट की मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर को तो छोड़ दो, पर पहले ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। भारत की अगर सीमा की बात करो तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान, इराक और बलूचिस्तान को ऐसी टच करती थी, ठीक है, पूरा एक ही पार्ट था, भारतीय उपमहाद्वीप के तौर पे ही जाना जाता था, इतिहासकार उसे भारतीय उपमहाद्वीप ही बोलते थे, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि हड़प्पा के अंदर में भी जो कृषि के जो साक्ष्य मिले, जिस प्रकार से कृषि की जाती थी, जिस प्रकार से खेतों के अंदर में जो प्रमाण मिले हैं, उसके आधार पर कहा जाता है कि दोनों के जो प्रमाण है वो सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। तो जिसके कारण से कहते हैं कि ये वहां से चलकर आई होगी, क्योंकि रेडियो कार्बन जो प्रक्रिया है उसके तहत जब हम किसी भी समय का अनुमान लगाते हैं तो पता चलता है कि वो वाला जो वस्तु था मेहरगढ़ वाला वो ज़्यादा पुराना है, हड़प्पा वाला थोड़ा कम पुराना है। तो उसके कारण से ये अंदाजा लग जाता है कि पहले ये आया तो मतलब यहाँ से ही ये इधर आई होगी, ठीक है, ये समझ में आता है दोस्तों। आगे बात करूँ तो मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम कृषि मतलब कृषक गांव माना जाता है। मेहरगढ़ क्यों माना जाता है इसकी बात सुनो, पहले समझो। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भैया मेहरगढ़ के अंदर में 7000 ईसा वर्ष पहले सबसे पहले पुराना मतलब खेतिहर बस्ती मिली, जिसके कारण से ये माना जाता था। जो खेतिहर बस्ती थी शुरुआत में उनका पशुपालकों के तौर पर मतलब इंट्रोडक्शन होता है कि भैया सीवर लगा के रह रहे हैं, पशुपालक हैं और किसी मतलब शिकार करके खाएंगे पिएंगे रहेंगे चले जाएंगे,
ठीक है। पर धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, पशु को पालतू बनाकर रहना शुरू कर दिया, ठीक है, लंबे समय तक रहने लगे। और फिर उसके बाद जब वहाँ पे शिकार करने की चीज़ें नहीं बचती हैं तो खेती की ओर वो अग्रसर होते हैं, खेती करने लग जाते हैं। और खेती करते 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 वहाँ पे खेती और बस्ती का शुरुआत होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके बुक के अंदर में एक पूरा डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर में बता रखा है कि कौन से टाइम पीरियड के अंदर में क्या चीज़ें मेहरगढ़ के अंदर में हुई, ठीक है। एक पूरा मतलब डायग्राम के तौर पे बता रखा है, जिसमें अगर आप देखोगे तो 6500 ईसा पूर्व मतलब बात करें तो चीनी मिट्टी से पहले नवपाषाण काल की शुरुआत हुई, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे पूरा ना बता रखा है। 4000 ईसा वर्ष पहले की बात करो तो मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, भंडार गृह बनाए जाने लगे, ठीक है। स्त्रियों की छोटी छोटी मूर्तियाँ, देवी पूजन के लिए मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं मेहरगढ़ के पास 4000 वर्ष ईसा पूर्व पहले, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम को भी देख लेना एक बार, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। और आगे बात करो दोस्तों तो लगभग 5500 ईसा वर्ष पहले जो बस्तियों का जो स्वरूप था वो बदल चुका था। पहले जो बस्तियां होती थी वो इस तरह से गड्ढे करके बनाए जाते थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे ये पता चलता है मेहरगढ़ में कि कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाने लगा, कच्ची ईंटों के उपयोग से बनाया जाने लगा, कोठरी के टाइप्स का बनाया जाने लगा जिसमें अनाज रखने के लिए भी उपयोग किया जाता था। आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हो। और घर बनाने के लिए चबूतरों का उपयोग किया जाने लगा, घर की नींव में कच्ची ईंटें डाले जाने लगे, ठीक है। छत बनाए जाने लगे और छत पे आयताकार सहती जो होता है मतलब बीम एक तरह से हम जिसे बोलते हैं आज की भाषा में, वो डालना जाने लगा, ठीक है। तो सेल खड़ी और सफ़ेद काली सेल खड़ी और लाल नारंगी ईंटों छोपी करके जो पत्थर होते हैं इनका उपयोग देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जैसे समय के साथ ये चेंजेस हो रहा था। 7000 ईसा वर्ष पूर्व पहले वहाँ पे खेती और बस्ती मिली, तो धीरे धीरे जाके 5500 ईसा वर्ष के पास में उन्होंने घर बनाना, कोठी बनाना, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया था, ठीक है। आगे बोल दोस्तों बात करें तो कृषक समुदाय का प्रसार मतलब क्या है कि फैलाव किस तरह से हुआ। तो पहले तो ये छोटे छोटे 2 4 10 लोगों का समूह होता था, 20 लोगों का समूह होता था, जिसमें से मान लो 20 में से 5 लोग एक जगह रहकर अपना भाई बोले कि हम आगे बढ़ेंगे नहीं, अब यहीं पे हम रह रहे हैं, यहीं पर करेंगे, ठीक है। तो 5 लोग रहने लगे, खेती करने लगे, उसके बाद 15 लोग अपना आगे चले जाते हैं, फिर उसी तरह दोबारा कोई और गुजरता है, उसमें से 5-10 लोग रुक जाते हैं। तो इस तरह करते करते पूरा समुदाय के तौर पर बनता है और प्रसार होता चला जाता है। फिर जब जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ये जो पूरा आप मेहरगढ़ देख लो चाहे हड़प्पा सभ्यता देख लो, इतना दूर तक विकसित हुआ क्यों, रीजन क्या था, यहाँ इतना दूर तक फैलाव हुआ क्यों। तो कारण दो कि पहला एक तो खाना बदोश वाला जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, तो एक जगह की संस्कृति वो दूसरी जगह जाके ड्रॉप आउट कर रहे थे, वहाँ पे छोड़ रहे थे और उसको हिसाब से वो फैलाव होता जा रहा था, ठीक है। और दूसरी चीज जो देखी जाती है जनसंख्या में बढ़ोतरी है। जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने लग जाते हैं कि भैया यहाँ पे तो अब कुछ बचा नहीं है, आगे जाके हम रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी ये चीजें का प्रसार हुआ, ठीक है, प्रचार प्रसार बड़ा, समुदाय का पूरा प्रसार हुआ, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे सिंधु के मैदानी कृषि प्रसार। अब सिंध के मैदान में सबसे पहले यहाँ पे तो क्वेश्चन ये बनता है कि कोई भी व्यक्ति, अगर मान लो मैं ही हूँ, कहीं पे जाके मुझे रहना है, तो सबसे पहले मैं क्या चीज़ें देखूंगा, कौन सी आधारभूत मूलभूत चीज़ों को मैं देखकर अपना घर बनाऊंगा। तो जो कृषक समुदाय थे वो सबसे पहले क्या देखते थे कि भैया वहाँ पे पानी की व्यवस्था है या नहीं है, मतलब नदी वदी है या नहीं है पीने वीने के लिए, ठीक है। वहाँ पे आसपास में जंगल वंगल है या नहीं है जहाँ पे हम पेड़ पौधों से खाना वाना खा सके, ठीक है। छोटे मोटे जानवर, किस प्रकार के जानवर है, अगर मान लो आप ऐसे जंगल में गए जहाँ पे शेर और बड़े बड़े जानवर रहते हो, आपको खाने गए उनको, वो आपको खा ले, ठीक है। तो पहले सबसे पहले जानवरों के बारे में पता लगाएंगे, भैया किस तरह के जानवर यहाँ पे रहते हैं, कि नदी वदी है या नहीं है, ठीक है, नदी में मछली उछली है या नहीं है, पानी वानी कैसा है, ये सारा कुछ पता लगाकर फिर उसके आसपास में लोग घर बनाकर रहेंगे। और नदी के पास घर बनाकर रहने का फायदा क्या होता था कि वो उसको एक तरह से यातायात के मार्ग के तौर पर भी यूज करते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। तो इस तरीके से भी नदी का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। तो सिंध के मैदानी क्षेत्र के अंदर में रीजन क्या था कि वहाँ की उपजाऊ भूमि बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और पूरी तरह से मतलब संपूर्ण थी हर तरह से चीज़ों के लिए, तो उसके कारण से भी इसका उपयोग किया गया। अगर आगे बात करें दोस्तों कृषि परिणाम के बारे में कि कृषि का परिणाम क्या हुआ, तो धीरे धीरे जब बीज बोए जाने लगा, अलग अलग तरह की कृषि व्यवस्था उत्पन्न हुई, ठीक है। जो घुमक्कड़ लोग होते थे हमेशा 15 से 50 लोगों की टीम में घूमते थे, पूरा एक समूह में घूमते थे, ठीक है। और धीरे धीरे घुमक्कड़ लोग जब घूमते घूमते कई भी जगह पे जाकर वो एक जगह स्थिर होते थे, तो कुछ लोग रुक जाते थे या पूरा पूरा समुदाय रुक जाता था वहीं पे, फिर वहाँ पे उस तरह से जनसंख्या का बढ़ोतरी, फिर दूसरी जगह वो घूमते हुए जाते थे। तो इस तरह से संस्कृति का फैलाव होता चला गया, कृषि का प्रसार होता चला गया दोस्तों,
ठीक है। फसलें मतलब कई जगह क्षेत्रों में बोई जाती थी, अलग अलग जगह पे क्षेत्रों पे बोई जाती थी, ठीक है। और फसलों का उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो लोग लिमिटेड चीज़ों को ही बोते थे, ठीक है, जिनको बारे में उन्हें पता था, ठीक है। तो ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगला टॉपिक आ जाता है आपका प्रारंभिक हड़प्पा काल, ठीक है। यहाँ पे प्रारंभिक हड़प्पा काल के बारे में बात करो तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने 12th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, ठीक है। इवन 9th 10th में भी आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक हो जाता है हमारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो अब हड़प्पा सभ्यता जाना क्यों जाता है, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते क्या है और इसका क्या क्या नाम और है, इसके बारे में पहले हम बेसिक चीज़ें जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, मृत्यु का टीला भी कहते हैं। तो कई सारे नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। रीज़न क्या है कि जैसे जैसे जो हड़प्पा सभ्यता कहा क्यों गया, पहले इसके बारे में देखें। तो जो खोजने वाला अधिकारी था, जो इतिहासकार था, जब हड़प्पा सभ्यता के लिए गया तो जिस जगह पे पहला साक्ष्य मिला, प्रथम साक्ष्य मिला, ठीक है, मतलब वहाँ पे सिविलाइजेशन का प्रथम साक्ष्य मिला, तो उसके आधार पर उन्होंने नामकरण कर दिया कि भैया ये हड़प्पा जगह है और यहाँ पे पहला साक्ष्य मिला, तो ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। पर वो थोड़ा सा ही था, ठीक है, साक्ष्य। जब वो आगे बढ़े तो पूरा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के अंदर में पूरा एकदम पूरा सिविलाइजेशन का साक्ष्य मिला, पर नामकरण हो चुका, तो इसके कारण से वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है, पर सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सिंधु क्षेत्र है क्या, तो सिंधु नदी बहती है, उसकी किनार का पूरा जो दोआब का क्षेत्र है, पूरा मैदानी इलाका है, ठीक है, उसको हम सिंधु क्षेत्र के तौर पर बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर में कई तरह की बस्तियां मिली, ठीक है, नाटकीय परिवर्तन के तौर पे देखा जाता है, जहाँ पे अलग अलग तरह की बस्तियां बनी हुई थी, घर बने हुए थे, और किस प्रकार से घर बने हुए थे अभी नगर योजना वाली बस्ती बताऊंगा तो आपको पूरा वो समझ में आएगा। यहाँ पे आप क्या देखोगे, सिंधु घाटी की निचली घाटी के अंदर में कई तरह के मृत भांड आपको मिलेंगे, ईंट पत्थर मिलेंगे, ठीक है। और सिंधु क्षेत्र के अंदर में भी कई तरह के गेहूं, जो मटर, तिल के साथ में कई तरह के जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं जो पालतू जिनको बनाए गए, ठीक है। गेहूं, जो मटर जिनकी खेती की जाती थी सिंधु क्षेत्र में, इनका साक्ष्य मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और निचली घाटी में कई तरह के मृत भांड के साक्ष्य मिलते हैं, जो बर्तन होते थे उसके साक्ष्य मिलते हैं, उस पर चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, और सेम तरह के बर्तन अलग अलग जगह पे देखने के लिए मिलते हैं, जिससे ये हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये व्यापार करते होंगे, जिसके थ्रू व्यापार के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह ये सारी चीजें गई होंगी, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे बात करें कृषि गहनता और तांबे का उपयोग का, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्राशान, ठीक है, समुदाय के तौर पे इसको जाने लगा क्योंकि ये तांबे का उपयोग करना सीख चुके थे, ठीक है। और कृषि गहनता मतलब कृषि को किस तरह से वो कर रहे थे, तो साक्ष्य के अनुसार से हल, मिट्टी के हल बने हुए मिले, ठीक है, मिट्टी के हल बने हुए मिले अलग अलग जगह पे, जिससे ये पता चलता है कि हाँ ये कृषि को खेती करने के लिए, खेत को जोतने के लिए हल का उपयोग करते थे, ठीक है। और हल के जो फल होती है उसके पूरे किनारे पे, ठीक है, तो वहाँ पे तांबे के या लोहे के या धारदार चीज़ें लगाई जाती थी, जिससे अच्छे से खेती को जोता जा सके। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। और हल की कई तरह की किस्में पाई गई, ठीक है, जिसमें तिरछी हल और संकेत, तिरछी हल के संकेत मिलते हैं, ठीक है। एक सीधी हल होती थी, एक तिरछी हल होती थी, जिससे खेती की जाती थी, ठीक है। भेड़, बकरियाँ, कुबड़ गाय, और कुबड़ वाली मवेशी और भैंसों को पालतू बनाया जाने लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब देखो जितने भी जानवरों को पालतू बनाते थे तो सबका एक लिमिटेड यूज़ होता था। जैसे कुत्ते को पालतू बनाया गया तो उसको रखवाली के लिए बनाया गया, भेड़ बकरियों को पालतू बनाया गया तो उनको कभी जरूरत पड़ने पे खाया जाए इसके लिए बनाया गया, उसको ऐसे नॉर्मल दूध मिले इसके लिए बनाया गया, ठीक है। और वो इंसानों के साथ एडजस्ट कर सकती है क्योंकि आसपास के वातावरण में ढल सकती है। गाय भैंस को बनाया गया तो उसका रीज़न था दूध जो भी ऐसा रहा होगा, ठीक है। और दूसरे जो मवेशियों को पालतू बनाया गया तो खेती करने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए उसका उपयोग करने के लिए इसका मिला, ठीक है। और आगे आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे मेहरगढ़ में रहमान डेयरी, ठीक है, बस्तियाँ में तांबा कांसा का उपयोग मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हद तक तांबे और कांसे का जो उपयोग देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण से हम ये ताम्र युग के तौर पर पूरा ट्रीट करते हैं, ठीक है, समझ में आता है। ये वाला चैप्टर दोस्तों आपको तब पढ़ना है जब आप MHI 01 का पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर पढ़ चुके हो। फिर उसके बाद इसको जब पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैं बेसिक चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले ही। फिर उसके बाद का ये अगला स्टेप है जहाँ पे ये सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, नगरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे का रहना सीख रहे हैं, नए तरीके का तो चीज़ें अपना रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करोगे दोस्तों बस्तियों का योजना। अब बस्ती किस प्रकार से बनाई जाती थी मैंने पहले ही बताया। तो बस्ती के कई सारे प्रमाण मिले हैं जिसमें कालीबंगन, रहमान डेयरी, कोटी दीजी,
और बनावली जैसे बस्तियों में किलेबंदी के साक्ष्य मिले, जहाँ पे किलेबंदी करके रहते थे। किलेबंदी के कई सारे कारण हो सकते हैं कि भाई विदेशी आक्रमण से बचना, मतलब आसपास के जो पड़ोसी इलाकों से कोई अगर आक्रमण करे उससे बचने के लिए, ठीक है, किसी तरह की बीमारी हो, किसी तरह की कुछ हो, उससे बचने के लिए, जानवरों के हमले से बचने के लिए। तो कई तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पर मानना है, ठीक है। और यहाँ पे मेहरगढ़ और रहमान डेयरी जैसे स्थलों पे मोहरों का प्रयोग किया जाता था, जहाँ पे व्यापार के लिए या फिर अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए मोहरों का प्रयोग मानते हैं कि इसके लिए किया जाता होगा, ठीक है। वहीं पे व्यापार में माले और मुहरबंदी के लिए किया जाता था। जो मुहर था वो व्यापार के लिए किया जाता था, जो मैं बता रहा था वही चीज़, ठीक है। आपकी जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों सारी बुक से ली गई हैं, जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे सारी बुक के ही हैं, तो आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप किसी और चैनल पे जाकर या कहीं और आप पढ़ रहे हो तो नॉर्मली क्या होता है, टीचर कहीं किसी और सपोर्टिंग मटेरियल से उठा के बता देता है, पर बाद में जब आप बुक खोलोगे तो आपको यार ढूंढने में दिक्कत होगी कि यार ये वाला पॉइंट कहाँ से बताया टीचर ने, ये वाला पॉइंट कहाँ पे था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर टाइम्स क्या किया, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है इन चीज़ों को इस तरीके से, ठीक है। तो बुक से पढ़ने पे फ़ायदा क्या है कि आपको एक तो बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ये चीज़ें हैं, सारा कुछ इंपॉर्टेंट जो है नहीं इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसके हिसाब से मिलाकर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब आगे हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है नगर उद्भव का। भाई नगर उद्भव सबसे इंपॉर्टेंट है, तो नगर उद्भव के बारे में थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पूरे चैप्टर का, ठीक है। नगर उद्भव, ठीक है। तो नगर का उद्भव हुआ किस प्रकार से, नगर उद्भव हुआ कैसे, तो देखो जब जैसे पशुपालन जो कर रहे थे, पशुपालक थे जो पहले से स्टार्टिंग में तो वो शिकारी संग्रहण के जीवन व्यतीत कर रहे थे, फिर धीरे धीरे वो पशुपालक की जिंदगी पे आए, जहाँ पे वो खाना बदोश पशुपालक बनकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। फिर उसके बाद वो कृषि व्यवस्था के अंदर में आए, जहाँ पे वो कृषक बन गए और एक जगह पे स्थिर होकर कृषि करने लगे, ठीक है। तो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई तो रहने के लिए घर बनाएगा। पहले स्टार्टिंग में अगर मान लो मैं अकेले ही रह रहा हूँ, अगर आप ही एक एग्जांपल लेके चल लो, आपके घर में मम्मी पापा नहीं है, भाई बहन नहीं है, सब गाँव गए हुए हैं, आप अकेले हो, तो आप तो झाड़ू भी लगा लो घर के अंदर में ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। अगर लड़के हो तो स्पेशली, लड़कियां तो फिर भी कर लेती हैं, लड़कियां हो तो स्पेशली नहीं हो पाता है, ठीक है। और या फिर खाना भी अगर मॉर्निंग में बनाओगे तो शाम का सोचोगे बनाओ या ना बनाओ, या फिर कोई दे दे तो बहुत अच्छी बात है यार, बॉस का तो मतलब नाम ही लो दिन भर, तो ये होता है। तो स्टार्टिंग में यही था कि जब जनसंख्या मतलब एक व्यक्ति एक जगह पर रहकर खेती कर रहा है तो उतना घर वर नहीं बने हुए थे, पर धीरे धीरे जब उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि होने के दो कारण हो सकते हैं कि और लोग पलायन करके वहाँ पे आ रहे हों, या फिर वो शारीरिक तौर पर, ठीक है, शारीरिक संबंध के तौर पर वो अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, अपना परिवार नियोजन के थ्रू अपना वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो कारण हो सकते हैं, जैसे स्थानांतरण और जनसंख्या में वृद्धि नगर उदय का सबसे मेन कारण के तौर पे देखा गया, ठीक है। और उसके बाद युद्धमान दशाएं, मान लो युद्ध जैसी स्थिति बनी हो जिसके कारण से भैया अपने घर को सुरक्षित करना, ठीक है, उसके लिए पूरा एकदम बना के रखना, ईंट पत्थर का उपयोग करना, तो उसके लिए भी वो चीज़ें करने लगे। या फिर प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, बारिश आ रहा है भैया, बारिश आ रहा है, भीग गए रात में, सो नहीं पाए रात भर, तो उसके लिए अपना जुगाड़ करके रखना, तो इसके कारण से नगर का उद्भव देखा जा सकता है। बस्तियों का आकार में वृद्धि, अब आकार में वृद्धि हुई कैसे, बढ़ती कैसे चली गई आकार इनकी, तो आकार में वृद्धि होने का सबसे जो मेन था, अगर आप देखोगे बस्तियों के आकार में वृद्धि, तो स्टार्टिंग में ये देखने के लिए मिलता था कि 20 से 50 हेक्टेयर तक फैली होती थी, ठीक है। जब स्टार्टिंग में थी तो 20 से 50 हेक्टेयर तक नॉर्मल मानी जाती थी बस्तियों का आकार हो सकता है, ठीक है। वहीं मोहनजोदड़ो के अंदर में जो बस्तियां हमें मिली हैं वो 150 हेक्टेयर तक फैली हुई हैं, ठीक है। तो 150 हेक्टेयर तक बस्तियां फैली होनी, तो रीज़न सबसे बड़ा क्या माना जाता था कि स्थानांतरण और जनसंख्या वृद्धि को ही हम इसको टारगेट करते हैं, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब यहाँ पे कुछ हड़प्पा सभ्यता की बेसिक चीज़ें आ जाती हैं जो जानना जरूरी है। यहाँ पे बेसिक चीज़ें में आ जाता है कि बस्तियों का अवस्थित कैसे हुई, तो किस तरह से बनाई गई बस्तियाँ। तो बस्तियों के बारे में नॉर्मली सुराग ये मिलता है कि वो व्यापार केंद्र के आधार पर बनाई गई, कि जहाँ पर हम एक जगह से दूसरी जगह व्यापार कर सके, ठीक है, अलग अलग जगह पे हम चीज़ों को अपना सके, ठीक है, वहाँ पे लोग वहाँ पे आ सके, विजिट कर सके, इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। तो नॉर्मली कहते हैं हड़प्पा सभ्यता जो पूरी है वो सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई है, तो इसके कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है। और जो नदी है, नदी यातायात का एक प्रमुख मार्ग के तौर पर उपयोग किया जाता था,
ठीक है। तो इस तरीके से बना होता था पदक। बस्तियों का पदानुक्रम अगर हम देखें कि किस प्रकार से, तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले जो बस्तियां थी उनकी हेक्टेयर 15 से 20 हेक्टेयर में फैली होती थी, पर मोहनजोदड़ो के अंदर में जो बस्तियां पाई गई हैं वो 150 हेक्टेयर तक फैली हुई हैं। जो आबादी पहले होती थी वो बहुत कम होती थी बस्तियों के अंदर में आबादी, पर कई जगह पे जो मोहनजोदड़ो की आबादी देखोगे तो 35,000 से ज़्यादा, ठीक है, लगभग 35,000 से ज़्यादा की आबादी मोहनजोदड़ो के अंदर में रहती थी, ये माना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप आगे ये भी पूछोगे कि भैया फिर 35,000 से ज़्यादा लोग चले कहाँ गए, तो इसका मैं अभी आगे आंसर बताऊंगा। यहाँ पे ह्रास कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का, इसके बारे में। लंबी दूरी का व्यापार करने के लिए वो नदी मार्ग का उपयोग करते थे। हस्तशिल्प और विशेषीकरण के लिए, जैसे जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती थी, जो उनकी वास्तुकला वाली चीज़ें थी, तो उसका व्यापार के तौर पे उपयोग किया जाता था और उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता था उससे। हड़प्पा सभ्यता में कृषि और पशुपालन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि इसी को आधार बनाकर वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे थे। अब सबसे मेन जो पॉइंट है आपका नगर नियोजन, ठीक है। अब नगर योजन के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अगर नगर योजन की बारे में बात करूं दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर में जो नगर पद्धति थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की नगर पद्धति वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी, ठीक है। अगर आप 12th के अंदर में पढ़े हो तो 2 हिस्सों में बटी हुई थी हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन विधि। जो वहाँ के नगर थे, पहला हिस्सा था निचला शहर, ठीक है, निचला शहर, ठीक है। निचला शहर क्या था, जो नीचे बनी हुई थी, जमीन पे बनी हुई थी, थोड़ा नीचे वाले एरिया में बनी हुई थी। और दूसरा शहर था दुर्ग शहर। दुर्ग थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ था। दो शहर थे पूरे, ठीक है। अब दुर्ग ऊंचाई पे बना हुआ था, पर दोनों शहर क्या थे, किले बंदी थे, पूरा किला बंद था। अब दोनों शहर किस किस चीज के लिए डिनोट थे, किन के लिए डिनोट थे। जो दुर्ग शहर था वो अधिकारी वर्ग को दिखाता था कि भैया इसमें अधिकारी वर्ग रहते होंगे या फिर उच्च पैसे वाले लोग रहते होंगे। और जो पहला वाला था निचला शहर, उसके अंदर में मजदूर, किसान, खेतीहर जो लोग थे वो रहते थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। दोनों शहर किले बंद थे, ठीक है। और आने जाने के लिए दरवाजा हुआ करता था, ठीक है। और जो भी घर बनाए जाते थे, घरों के साथ साथ में नालियों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। दोनों शहरों के अंदर में नालियों का निर्माण करने का रीजन क्या था कि जो भी पानी का बहाव हो सही से हो, और घर के साथ साथ में ही बनाया जाता था जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। आप दिल्ली में रहते हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि कई जगह पे तो न्यूज़ में पता चलता है कि पहले उन्होंने नाली बना दी, बाद में उन्होंने रोड बनाया, तो नाली नीचे हो गई, रोड ऊपर हो गई, ठीक है। या फिर कई बार होता है कि रोड उन्होंने पहले बना दी 4 साल पहले, और फिर अभी 4 साल पहले रोड बना था, अब उसके ऊपर में नाली बना दी, अब रोड नीचे हो गया, नाली ऊपर हो गया, तो अब पानी उड़कर तो नाली में जाएगा नहीं। तो ये दिल्ली का कंडीशन है हमारे यहाँ पे। मैं अक्सर कई बार जब देखता हूँ तो बड़ा होता है। तो उस समय के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो निर्माण किया गलियों का, ठीक है, वो रोडों के साथ में नालियों का निर्माण किया, घरों के साथ में नालियों का निर्माण किया, घर के बेसिक में कच्ची ईंटें डलवाई, ठीक है, जिससे वो स्थिरता मिले उन्हें। उतना पिलर विलर तो था नहीं उस टाइम पे, ठीक है। और घर की जो घर के बाहर में चबूतरा बनाया जाता था जिससे वो बैठ सके, ठीक है। घर की नालियों को जोड़ने के लिए, ठीक है, घर की नालियों को जोड़ने के लिए हौद बनाए गए जिसके अंदर में पानी इकट्ठा हो सके, ठीक है। और साथ साथ में इन हौदों के अंदर में मतलब इस तरह से बनाया गया था कि एक हौद सूख जाए तो दूसरा हौद में पानी जाने लगे, ठीक है। इस तरह से व्यवस्था की गई थी। और अगर आप बात करो दोस्तों की जो इनकी गलियां थी, जो स्ट्रीट जो गली थी, वो सारी समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, ठीक है, एकदम सीधी सीधी गलियां। आज की दिल्ली के अंदर में जाओगे ना तो टेढ़ी मेढ़ी। जिस गली में मैं रहता हूँ 15 गली से आप गुजरोगे तब जाके एक गली बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये पूरी व्यवस्था थी उस समय के नगर नियोजन पद्धति के अंदर में। दुर्ग शहर के अंदर में स्नानागार बनाए गए थे जिसके अंदर में नहाने की व्यवस्था थी। उत्तर दक्षिण से दरवाजे हुआ करते थे और उसके साइड साइड में नालियां हुआ करती थी। अगर मान लो कोई नहा भी रहे वहां पे, ठीक है, एक तरह का स्विमिंग पूल, अगर नहा भी रहे, पानी आ गया तो नालियों के जरिए बाहर निकल जाए, ठीक है। बारिश का पानी संग्रहण करने के लिए अलग से नालियां हुआ करती थी, कुओं का निर्माण करवाया हुआ था, ठीक है। आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से दी रखी है, तो वहां पे समझ में आएगा। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पे बच जाता है, हड़प्पा नगर का ह्रास, ठीक है। खत्म कैसे हुआ, हड़प्पा नगर का पतन कैसे हुआ, ये एक यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो कई सारे इतिहासकारों का अपना अलग अलग मतभेद है इसको लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग क्या हुए, पलायन हो गए, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर हो गए, ठीक है, चले गए। कुछ लोगों का मानना है विदेशी आक्रमण हुआ, मार दिए, खत्म हो गए,
ठीक है। कुछ लोगों का मानना है प्राकृतिक आपदा आया जिसके कारण से खत्म हो गए, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है व्यापार व्यापार में किसी तरह का कुछ चीज़ें हुआ होगा, या फिर ये घूमतू थे ही, ठीक है, खाना बदोश थे ही, एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर गए। तो इस तरह से अलग अलग विचारकों का अलग अलग मतभेद है इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो इस तरह से हड़प्पा नगर का पतन हुआ, और उसके बाद लगभग अगर माने तो काफ़ी टाइम लग गया, 5-7 हज़ार साल लग गया वापस से एक नगरीय सभ्यता बनने में, जहाँ से फिर नया सभ्यता की शुरुआत होती है और अभी तक चल रही है, और मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा आपका चैप्टर था हड़प्पा सभ्यता के ऊपर में, जिसमें जो क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको बताया, बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने बताया, सारे पॉइंट्स आपको बताए, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट करके पूछ लीजिए। और दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट जो आप सभी बच्चों से है कि इतना मेहनत करके मैंने आपको पढ़ाया, 34-35 मिनट लगातार बोलना, ठीक है, बिना किसी वीडियो को रोके कट किए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार गले में इतनी तरह प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अच्छे से मेहनत कीजिए, अपना पढ़िए, सही से पढ़िए। और रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं कर रखा है तो। और जो भी आपके दोस्त हैं जो एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, उन्हें शेयर कीजिए, ठीक है। या फिर कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है आपके आसपास में, उसको बताइए, उसको शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, ठीक है। और धीरे धीरे एमए की भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया पे जाइए, DE के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं किसी भी समय। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे कमेंट कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।